So, greeting everybody. Welcome to Colorado. My name is Devanshu Mishra and I welcome you all on our new session जिसमें जैसे कि आपको पता है हम आज इमरजेंसी प्रोविजंस करने वाले हैं। इससे पहले के जो भी वीडियोस थे, इससे पहले के जो भी सेशंस थे लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो भी हमारे गए हैं, उम्मीद है कि आपने जो है उन वीडियोस को देखा भी होगा, उसको एंजॉय भी किया होगा, वो आपको पसंद भी आया होगा, साथ साथ उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। आज के हमारे इस सेशन में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, जो कि है इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें नेशनल इमरजेंसी, जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे 3 प्रकार के अलग अलग इमरजेंसी के प्रोविजंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, 356 और 360 में, उनको हम आज अच्छे से जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, अगर आप हमसे जुड़े हुए रहे हो, इस सेशन जितने सारे ये सेशंस हुए हैं, अगर आप इनसे हमारे साथ जो है कंटिन्यूसली जुड़े रहे हो, तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता चल चुका होगा कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू जो है 20 क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं और इस प्रकार क्वेश्चंस को लगाते हैं। उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो है, एडेड इन्फॉर्मेशंस जो है वो भी देखते हैं कि अगर उन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो किसी भी केस में, इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हमारा वो सवाल ना छूटे और कोई भी सवाल आए तो हम उसे अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, मेरा भी यही कोशिश होता है कि इन क्वेश्चंस तो बस बहाना है, बट इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको इन सभी टॉपिक्स से रूबरू कराने का और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से आपको बताने एंड समझाने का, ताकि आप इससे चाहो तो नोट्स भी बना पाओ। ठीक है, तो उसी तरह हमारे आज के कोशिश का ये अगला वीडियो है, जिसमें उसी तरह हम आज इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़े हुए 20 MCQs जो है करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, चलिए हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली अपने पहले प्रश्न की ओर। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? ठीक है, आप पहले कोशिश करें इसे अटेम्प्ट करने का, आपको मैं कुछ टाइम दूंगा, आप इसे कोशिश करें अटेम्प्ट करने का, जिसके बाद मैं आके आपको इसके बारे में भी साथ साथ इससे जुड़े हुए एडेड इंफॉर्मेशन भी दूंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें इसे अटेम्प्ट करने का। ओके, सो उम्मीद है आप इसका आंसर कर पाए होंगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, विच इज 352। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 352 में। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं 356 के बारे में या फिर 365 के बारे में भी। ठीक है, और साथ साथ जब हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करते हैं, तब हम लोग बात करते हैं 360 के बारे में। आप अगर देखो तो 352 प्लस 4 अगर कर देते हो तो होता है 356, और इस पे अगर आप प्लस 4 कर देते हो तो ये होता है 360। ये है हमारा नेशनल इमरजेंसी, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, और ये हमारा हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप इस ट्रिक के थ्रू जो है इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी का, तो वो हमारा है 352। ये दोनों जो आर्टिकल्स हो जाते हैं, ये दोनों आर्टिकल्स कनेक्टेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से, एंड ये कनेक्टेड है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से। ठीक है, इसके अलावा अगर नेशनल इमरजेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो नेशनल इमरजेंसी कुछ केसेस में लगते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला केस जिसमें नेशनल इमरजेंसी लग सकता है, ठीक है, वो कौन से केसेस होते हैं? पहला केस हो जाता है हमारा वॉर। अगर देश किसी जंग में मतलब भागीदारी मतलब पार्टिसिपेंट बन चुका हो किसी जंग का, ठीक है, जंग छिड़ चुका हो और वो हमारा भारत उसमें इन्वॉल्व हो, तो फिर दूसरा होता है एक्सटर्नल अग्रेशन।
ठीक है, अगर बाहर से घुसपैठ होता है, बाहर से हमला होता है देश में और देश डिफेंसिव पोजीशन में होता है, तो ऐसे केस में भी जो है नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। तीसरा जो होता है वो है आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन का मतलब होता है अगर हमें देश में सिविल वॉर या राइट्स देखने को मिले जिसमें हथियार और हिंसा का प्रयोग हो रहा हो, तो उसे हम आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं। इस केस में भी लग सकता है। अब ये जो टर्म है ना, इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1978 में, यानी कि शुरू से ये टर्म नहीं था। तो ये टर्म की जगह में एक दूसरा टर्म था, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, बाद में इस टर्म को हटा दिया जाता है क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को आप सिग्निफाई नहीं कर सकते हो ना। कोई इंसान शांतिपूर्वक तरीके से अगर आंदोलन कर रहा हो, स्ट्राइक किया हुआ हो, अपने हक की मांग कर रहा हो, तो उसे भी इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ना सरकार कह सकती है। और उसके आधार पे ऑलरेडी जो है हमने देखा है कि एक पॉइंट पे इसका काफी ज्यादा दुरुपयोग भी किया गया था 1971 1975 के टाइम पे। तो यही कारण है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को उसके बाद जो है ना हटा दिया गया एंड 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है 1978 में ये आर्म्ड रेबेलियन ऐड किया गया। मतलब वो डिस्टर्बेंसेस जिसमें हथियार तथा हिंसा का प्रयोग हो रहा हो, उसी केस में नेशनल इमरजेंसी लगाना संभव है। तो आज यही 3 वो ग्राउंड्स है जिन पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। कोई भी इमरजेंसी हो, इसमें आर्टिकल 20 और 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 19 को हटाया जा सकता है बस इन्हीं दोनों केस में, एक इस केस में और एक इस केस में। वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा आर्म्ड रेबेलियन है उस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी इस इमरजेंसी को लगाते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं, ये चीजें हम अपने आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लियर इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिटन इन द प्लेस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन बट बाय द डैश अमेंडमेंट इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड बाय द टर्म आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी आर्म्ड रेबेलियन हमें तीसरा क्राइटेरिया के रूप में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पहले आर्म्ड रेबेलियन नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा हुआ था। तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है उसे हटाया गया, चेंज किया गया और आर्म्ड रेबेलियन किया गया? जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू जो है ये किया गया। तो क्योंकि मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया और क्यों किया गया था वो भी बताया, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। National and state emergency has to be passed again every dash year as per 44th amendment। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 352 एंड 356 इन दोनों को बार बार जो है हर 6 महीने में जो है, अच्छा सॉरी मैंने आंसर दे दिया बट फिर भी आप आंसर करने की कोशिश करें, बट बार बार जो है कितने महीनों बाद जो है इसको करना पड़ता है, मतलब एक तरीके से वापस से पास करना पड़ता है ताकि वो कंटिन्यू चले। अब नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम कितने भी सालों तक चल सकता है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है, वो मैक्सिमम 3 साल के लिए ही चल सकता है। लेकिन उतने टाइम तक हर 6 महीने बाद जो है उसे पास करना पड़ता है। अब जब मैंने आंसर दे ही दिया है तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज 6 मंथ्स। ठीक है, माय बैड, मैंने क्वेश्चन एक्चुअली एक्सप्लेन करते करते मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया। सो 6 मंथ्स जो है इसमें आंसर होगा 6 मंथ्स। तो हर 6 महीने में जो है इस नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी, इसे हर 6 महीने में पास करते रहना पड़ता है। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 360 को लेकर इस टाइप का कोई प्रोविजन नहीं है, बट 352 एंड 356 के केस में हर 6 मंथ्स में इसे पास करना पड़ता है। हालांकि 352 का कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो है ना मैक्सिमम 3 साल तक ही चल सकता है। उसके बाद आप 6-6 साल वाला जो इंक्रीज कर, मतलब 6-6 साल में जो इसको वापस से पास करके आप इसको लागू कर सकते हो, वो 3 साल के बाद जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता अब 6 साल में वो पास हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, 3 साल में ऑटोमेटिकली इट सीजेस टू एग्जिस्ट। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है। ठीक है, तो होता क्या है ना, जो हमारा नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी दोनों को लगाने का अपने अपने तरीके होते हैं। जब नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है 352 को, तो उसके लिए पार्लियामेंट में इसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो इसको पार्लियामेंट में स्पेशल इमरजेंसी
सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसको पास होना पड़ता है, तब जाके प्रेसिडेंट के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है। अब पहले जो था ये वाला जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन ये पहले नहीं था, इसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको डाला गया है ताकि इमरजेंसी लगाने को टफ किया जा सके, क्योंकि पहले इमरजेंसी लगाना प्रेसिडेंट का जब मन किया वो लगा सकते थे अपने सेटिस्फेक्शन हिसाब से, और सरकारें जो है इस चीज का बहुत दुरुपयोग कर रहे थे अपने हिसाब से। ठीक है, हमने 362, 371, हमने 1962, 1971, 1975 में ऑलरेडी हमने देखा भी है। ठीक है, तो इसी चलते जो है यही 3 बार अभी तक 352 लगा है। ठीक है, ये जो 352 है ना, यही 3 बार अभी तक हमने लगते हुए देखा है नेशनल इमरजेंसी को, और सरकारों ने अपने हिसाब से अपने सेल्फिश नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करने के लिए जो है अपने पॉलिटिकल सेल्फिशनेस के आड़ में इसको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया था। ठीक है, 356 को और अच्छे से इस्तेमाल किया था। तो इसी चलते इन दोनों तरीकों को लागू करना मुश्किल किया गया ताकि सरकार वापस से आगे चल के इन चीज़ों का, इन पावर्स का दुरुपयोग ना कर पाए। तो इसीलिए अब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी यानी कि मोर देन 2/3 ऑफ द पीपल इफेक्टिव एंड वोटिंग, तो इस चीज़ को जो है मतलब प्रेसिडेंट वोटिंग, इस चीज़ को जो है पास होना पड़ेगा 2/3, मतलब जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उससे 2/3 से अधिक वोट के साथ इसको पास होना पड़ेगा पार्लियामेंट में, तब जगह प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। अगर हटाना हो तो वो हटाने वाला काम भी जो है प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए लोकसभा के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होना पड़ेगा कि हाँ अब हम नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में ये चीज हो जाएगा तो ही इस प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं। लगाने के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, हटाने के लिए चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा ही पास करना पड़ता है, पहला चीज। ठीक है, हटाने के टाइम बस लोकसभा द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाता है कि लोकसभा अगर उस टाइम पे सीट पे ना हो, सिर्फ राज्यसभा हो, बिकॉज लोकसभा तो परमानेंट हाउस नहीं ना होता, राज्यसभा होता है। तो अगर लोकसभा उस टाइम सीट पे ना हो और इमरजेंसी हटाना हो तो क्या करेंगे? तो उस केस में सबसे पहले तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर जो है इस इमरजेंसी को जो है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास करना पड़ता है, तो ही लगता है। लेकिन अगर लोकसभा ना हो तो राज्यसभा को 1 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा, और नए लोकसभा का गठन जब भी होगा तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर, या नया लोकसभा जब भी सीट पे आएगा तो उसके बाद आने के बाद 1 महीना के अंदर अंदर लोकसभा को भी उसको पास करना पड़ेगा। अगर हो जाता है तो ही नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा। ठीक है, और हटाने के लिए तो लोकसभा चाहिए ही चाहिए। तो वही चीज है। अब इसके बाद हमने देख लिया कि इसमें क्वेश्चन था कि कितना अभी तक हमने नेशनल इमरजेंसी देखा। ठीक है, अभी तक तो स्टेट इमरजेंसी बाकी है। स्टेट इमरजेंसी के केस में इसको भी प्रेसिडेंट द्वारा ही लगाया जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट पहले अपने मर्जी से लगा सकता था, 44th अमेंडमेंट, सेम 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है अब प्रेसिडेंट खुद के मर्जी से नहीं लगा सकता, इसको भी पार्लियामेंट द्वारा पास होना पड़ता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, सिंपल मेजोरिटी से। यानी कि आधा से अधिक वोट अगर मिल गया तो फिर ये मान लिया जाता है कि अब हम लोग ये लगा सकते हैं। इस केस में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 1 महीने में पास होना पड़ता है। यहाँ पर 2 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, 2 महीने द्वारा लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास करना पड़ता है। अगर लोकसभा नहीं रहता है तो इस केस में राज्यसभा उसको 2 महीने में पास करेगा, एंड लोकसभा जब भी वापस सीट पे आता है उसको आने के 1 महीना के अंदर अंदर उसको पास करना पड़ता है, तब जाके सिंपल मेजोरिटी से, तब जाकर हमारा स्टेट इमरजेंसी जो है या प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो उस स्टेट में लगता है। अगर इसको हटाना होता है तो इसको प्रेसिडेंट अपने मर्जी से हटा सकते हैं, और इसको किसी भी मेजॉरिटी से, किसी भी हाउस के द्वारा पास नहीं करना पड़ता। अपने मर्जी से प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे हटा सकते हैं। इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है मतलब अनलिमिटेड है, इसका सिर्फ 3 साल है। ठीक है, और हर 6-6 महीने में जो है इनको रिवाइज करते रहना पड़ता है, वापस से जो है ना पास करते रहना पड़ता है, नहीं तो ये रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई सारे इंफॉर्मेशन जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी एंड स्टेट इमरजेंसी के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। Currently the period allowed for approval of national emergency by the parliament is, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अभी जस्ट मैंने बताया, बट फिर भी आप अटेम्प्ट करें, देखते हैं कि आपको कितना याद है। नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया जाता है पार्लियामेंट को वो कितना होता है? ठीक है, अब हमने तो ऑलरेडी आपको कह दिया कि पास करना पड़ता है पार्लियामेंट के द्वारा।
ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी के साथ। लेकिन वो कितने टाइम के अंदर अंदर पास, मतलब उसको पास करना होता है। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सीट में है तो कितना टाइम दोनों को दिया जाता है पास करने के लिए। ठीक है, कोशिश करें आंसर करने का। ओके, तो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सीट पर रहे तो दोनों के लिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सीट पर रहे तो इस केस में अभी करेंटली 1 महीना के अंदर अंदर जो है ना इसको पास करना होता है बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, अगर राज्यसभा रहे पर लोकसभा ना रहे तो इनको 1 मंथ के अंदर जो है करना होता है, और इनको जो है जैसे ही ये सीट पे आते हैं उसके बाद इनको भी 1 मंथ के अंदर करना होता है पास। ठीक है, थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, यानी कि 2/3 वोट चाहिए होता है मिनिमम, तो ही ये पास होता है। पहले यही चीज 2 मंथ्स था। ठीक है, पहले यही चीज 2 मंथ्स दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसको मुश्किल करने के लिए, टफ करने के लिए 1 मंथ कर दिया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था। अच्छा, 44th अमेंडमेंट से याद आया, 44th अमेंडमेंट में और एक चीज किया गया था। 38th अमेंडमेंट में क्या बोला गया था ना, 1975 38th अमेंडमेंट 1975 में ये बोला गया था कि अगर पार्लियामेंट द्वारा या प्रेसिडेंट द्वारा इमरजेंसी लगा दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है ये जज करने का कि इमरजेंसी सही लगाया गया है कि गलत लगाया गया है, विच मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है इमरजेंसी के ऊपर। लेकिन इस चीज को जो है कैंसिल कर दिया जाता है थ्रू 44th अमेंडमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू तो होगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं होता है तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और वो गैर मतलब संवैधानिक होगा। तो बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट में ये कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, और अगर इमरजेंसी लगाया जाता है तो ये सरकार को बताना होगा, प्रूव करना होगा कोर्ट में कि इमरजेंसी को सही महीने में जो है लगाया गया है और उसको लगाना जरूरी था। अगर नहीं कर पाता है तो ऐसे में सरकार ही गलत लगेगा एंड उसके साथ साथ इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट हटा भी सकता है, तो उसको प्रूव करना होता है सरकार को। ये चीज़ भी बताया गया कि इसमें 44th अमेंडमेंट 1978 में ये चेंजेस भी लाए जाते हैं। और 38th अमेंडमेंट में जो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है इमरजेंसी के ऊपर उसको जज करने का, उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत खारिज कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है थ्रू 44th अमेंडमेंट। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे चल के जब हमें मिनर्वा मिल्स केस देखने को मिलता है जो कि होता है 1980 में, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट इसी वर्डिक्ट को यानी कि इसी डिसीजन को जो है, इसी अमेंडमेंट का जो डिसीजन है उसको स्टैंड करता है, विच मीन्स उसको करेक्ट ठहराता है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या बता सकते हैं, अभी फिलहाल इतना ही। आगे का कुछ हमको और भी कुछ याद आते हैं आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस को देखकर, तो हम आगे भी और ऐड करते रहेंगे। बट जो जो चीज़ हम बता रहे हैं आप उनको ऐड करते रहे अपने नोट्स में। ठीक है, अभी मैंने इस क्वेश्चन में 2 चीज़ जैसे कि बताया, जैसे कि अभी 1 महीना है लेकिन पहले 2 महीना था, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि 38th अमेंडमेंट में क्या कहा गया था एंड उसको 44th अमेंडमेंट में कैसे कैंसिल किया गया, एंड मिनर्वा मिल्स केस में कैसे 44th अमेंडमेंट के इंट्रोड्यूस किया गया चेंजेस को सही ठहराया गया, वो भी मैंने बताया। ठीक है, पहले 2 मंथ्स था, अभी 44th अमेंडमेंट के बाद 1 मंथ है। ठीक है, लेकिन 356 का अगर बात करें स्टेट्स इमरजेंसी, तो उसमें अभी भी 2 मंथ्स ही लगता है। ठीक है, 2 मंथ्स में ही उसको पास करना होता है, और उसमें स्पेशल नहीं बल्कि सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। देखिए कई सारी चीज़ें जो हैं जो सब में है, तीनों में ही चीज़ वो चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से है। कहीं पर स्पेशल होता है तो कहीं पर सिंपल, कहीं पर अनलिमिटेड टाइम पीरियड तो कहीं पर 3 साल। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, कहीं पर दोनों हाउसेज लगते हैं तो कहीं पर सिर्फ एक हाउस लगता है।
ठीक है, कहीं पर हटाने में जो है लोकसभा लगता है, तो कहीं पर हटाने में सिर्फ प्रेसिडेंट अपने मर्जी से हटा सकता है, कहीं पर लगाने के लिए चाहिए दोनों हाउसेज के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी, तो कहीं पर सिर्फ चाहिए सिंपल मेजोरिटी। तो ऐसे है, सब चीज़ें सभी सेम ही है, लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग है सभी में, ठीक है, जो रूल्स है वो अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा आपको जो है ना याद रखने में दिक्कत हो सकता है, पर आप अगर नोट्स बनाते चलोगे साथ साथ में, ठीक है, तो उन क्रिस्प नोट्स के थ्रू आप फटाफट रिवाइज करके चीज़ों को कंपेयर करके अच्छे से दिमाग में एक माइंड मैप बना के याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे जो जो चीज़ हमको याद आएगा हम बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल डैश एंड डैश ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पहले क्वेश्चन में ही इसको एक्सप्लेन किया था, बताया था ऑलरेडी। अभी आप इसको कोशिश करें आंसर करने का। ओके, सो उम्मीद आपने इसका आंसर किया होगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 जो है ना, इन दोनों को किसी भी केस में हटाया नहीं जा सकता। कोई भी इमरजेंसी लग जाए ये हमेशा स्टैंड करते हैं, ये हमेशा एब्सोल्यूट होते हैं और ये हमेशा रहते हैं। इसको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी हटा नहीं सकता, कोई भी सरकार छीन नहीं सकता, किसी भी इमरजेंसी के द्वारा इसको जो है ना खत्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 जो है उस पर हम लोग अलग अलग जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कन्विक्ट्स होते हैं, उनको जो राइट्स दिए हुए रहते हैं वो देखते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग को जो है ना, जो डबल जोपार्डी हो गया या सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया, या फिर अगर हम लोग देखें तो जो एक्स फैक्टर लॉ हो गया, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं। डबल जोपार्डी मतलब कि एक क्राइम के लिए उसको बार बार सज़ा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि पुलिस उसको खुद के खिलाफ बयान देने के लिए या खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। एंड एक्स फैक्टर लॉ मतलब होता है कि कोई भी क्राइम जो है जिसका वो सज़ा काट रहा हो, उसके लिए उसे काटते दौरान कोई नया सज़ा नहीं दिया जा सकता, यानी कि पुराना क्राइम के लिए कोई नया सज़ा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 20 में आते हैं और ये हमेशा स्टैंड करता है। साथ साथ आर्टिकल 21 जो है, जो कि राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। हर वो चीज़ जो जीने के लिए, इंसान के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ आर्टिकल 21 के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है। इन दोनों ही आर्टिकल्स को जो है ना, ये हमेशा स्टैंड करते हैं, इनको किसी भी इमरजेंसी के थ्रू नहीं हटाया जा सकता। हालांकि जो आर्टिकल 19 होता है, ठीक है, जो कि राइट टू फ्रीडम है, इसमें 6 हमें राइट्स देखने को मिलते हैं कि कहीं भी आप घूम सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, कोई भी विचारधारा रख सकते हो, अपने मन के बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा टोटल 6 राइट्स है राइट टू फ्रीडम में, ठीक है। ये आर्टिकल 19 जो है ना, इसको 352 के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं। इसको जो है 352 के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। वो किस केस में? ओनली वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, इन्हीं केसेस में बस इनको हटाया जा सकता है। आर्म्ड रेबल के केस में इसको नहीं हटाया जा सकता आर्टिकल 19 को, ठीक है। जो 3 केसेस हम देखते हैं जहां पर 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी लग सकता है, उसमें से बस यही 2 केस अगर कारण है तो ही इसको हटाया जा सकता है इसको, ठीक है। और नहीं तो अगर आर्म्ड रेबेलियन रीजन है तो इसको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो इसमें डिफरेंट क्या होता है। तो होता क्या है कि जो भी स्टेट्स में जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, ठीक है, वो उसके बाद पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। वो रहते हैं, विधानसभा से रहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट गवर्नमेंट तब भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका जो
एक एनोनिमिटी था, एनोनिमस पावर था उनके पास कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, वो खत्म हो जाता है। अब उनको जो है पार्लियामेंट के दिए हुए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है वो भी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है वही डायरेक्ट करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव को कि किस तरीके से काम करना है। मतलब कि जो पावर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम स्टेट टू सेंटर। जो स्टेट लिस्ट में चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अपने हिसाब से जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पावर एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे पावर्स जो है ना शिफ्ट हो जाते हैं किसके पास, सेंटर के पास। विच मीन सेंटर अब सेंट्रल लिस्ट में जो है उस पर तो काम कर ही सकता है, जो स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं उन पे भी सेंटर जो है लॉज बना सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये पावर मिल जाता है सेंटर को। और साथ ही साथ जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उससे जुड़ा हुआ हमें ये भी चीज़ देखने को मिलता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान मतलब कुछ तो बहुत संगीन होता है भारत में, जिसमें भारत के एग्जिस्टेंस को खतरा होता है, उसी केस में नेशनल इमरजेंसी जो है लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को अभी इतना ही देखना था। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इमरजेंसी जो है ना वो आने के बाद क्या होता है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो कर्मचारी है उनके सैलरीज में भी बदलाव ला सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि लोगों का जो पावर है ना कोर्ट के पास जाके न्याय मांगने का, वो खत्म नहीं होता, वो तब भी एग्जिस्ट करता है। लोग तब भी कोर्ट के पास जाकर न्याय मांग सकते हैं। लेकिन चेंजेस क्या आते हैं, चेंजेस ये आते हैं कि हमारा जो भी गवर्नेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास से शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ये जो मैंने अभी लिस्ट का बात किया, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ये सब हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी तक जो ये नेशनल इमरजेंसी है ये अभी तक हमारे देश में 3 बार आ चुका है। ठीक है, एक तो हमारा आया था 1962 में, ये था हमारा इंडो-सिनो वॉर, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे। एक आया था हमारा 1971 में, ठीक है, जो इंडो पाक वॉर था, पाकिस्तान के साथ ये वॉर हुआ था। बेसिकली बांग्लादेश के लिए ये वॉर हुआ था, इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ साथ हमें देखने को मिलता है 1975 में ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ था, जो हमने देखा था, हमने सिख रिवोल्ट्स देखे थे हमारे भारत में। ठीक है, इस टाइम। और मजेदार बात तो यह है कि 1971 में जब इमरजेंसी लगाया गया था इसको हटाया भी नहीं गया था और 75 में वापस से इमरजेंसी लगा दिया गया था। ठीक है, उस टाइम हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्हीं के द्वारा जो है इसको एक्सप्लॉइट भी किया गया था, इस पावर को। ठीक है, तो ये 3 बार 1, 2, 3 हमें ये लगता हुआ देखने को मिलता है। हालांकि किसी भी केस में आर्टिकल 20 एंड 21 कभी नहीं हटता, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। 19 हटता है किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में जब वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हमें दिख रहा हो। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल डैश कैन ओनली बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। मैंने अभी अभी बताया कि वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में नेशनल इमरजेंसी के थ्रू आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू फ्रीडम को जो है ना सस्पेंड किया जा सकता है। बट आर्म्ड रेबेलियन, जो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उस केस में नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 19। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन आइटम्स मेंशन्ड इन द डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जस्ट अभी बताया, एक्सप्लेन किया, तो आप वापस से आंसर करिए, कोशिश करिए खुद को जो है ना रिमाइंड कराने का। रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो पीछे मत जाना, खुद से ये खुद को जज करो कि आपको कितना याद रह रहा है, कितना नहीं रह रहा है। अब बताओ किस पे हमें देखने को मिलता है। ओके, ज़्यादा वक्त नहीं देंगे बिकॉज ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल में है ना, इसमें हमें देखने को मिलता है ये जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और ये जो तीनों ही लिस्ट है इसमें पावर्स डिसाइड किए हुए हैं कि किन चीज़ों पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, किन चीज़ों पे पावर स्टेट गवर्नमेंट का है, और किन चीज़ों पे पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों गवर्नमेंट्स के ही है। तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लिस्ट में जो है जिनके ऊपर पावर स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस नहीं ला सकती। लेकिन 352 के केस में नेशनल इमरजेंसी में इन चीज़ों के ऊपर भी जो है ना चेंजेस लाने का पावर मिल जाता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो इसमें चेंजेस ला भी सकते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट को उसका अकॉर्डिंगली स्टेट लेजिस्लेचर को एक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, भले उनको मंजूर हो ना हो, उनको एक्ट भी करना पड़ेगा बिकॉज
क्या होता है ना नेशनल इमरजेंसी में कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं, जो विधानसभा होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं, दे आर डायरेक्टेड टू एक्ट ओनली अपॉन द ऑर्डर्स एंड द कमांड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यही हमें देखने को मिलता है। तो ये है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि 7th शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं। The laws made by parliament on state subjects during a national emergency become inoperative how many months after the emergency has ceased to operate। ठीक है, मतलब कि जो भी कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है, अब ध्यान रहे ये कानून जो है ना ये इमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, तो ये इन रिगार्ड्स टू द इमरजेंसी थे ये लॉज। तो जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है, उसके खत्म होने के कितने महीने बाद तक ये जो लॉज होते हैं ये ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के लिए बनाए गए थे, इमरजेंसी के टाइम पे बनाए गए थे। इमरजेंसी अब रहा ही नहीं तो ये लॉज कहाँ से रहेंगे। तो इमरजेंसी के खत्म होने के कितने महीने बाद तक ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बाद ये लॉज जो है समाप्त हो जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। आप कोशिश करें इसका आंसर करने का। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 6 मंथ्स। जैसे ही कोई इमरजेंसी खत्म होता है तो उस दौरान जो भी प्रावधान या बदलाव लाए जाते हैं वो 6 मंथ्स तक ही जो है एग्जिस्ट करते हैं। इमरजेंसी खत्म होने के बाद, इमरजेंसी जब खत्म होगा उसके 6 महीना बाद तक वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बाद जो है ये पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और एक चीज, जब इमरजेंसी चल रहा होता है तो उस दौरान कोई भी इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो जो लोकसभा ऑलरेडी जो उस टाइम सीट में है तो उनका जो टर्म्स होता है 5 ईयर्स का, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना 1 ईयर एट अ टाइम होता है, यानी कि आप एक बार में एक ही साल बढ़ा सकते हो और फिर वापस से अगर आपको लगता है तो नेक्स्ट ईयर आप वापस से उसको पास करके और एक साल बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप इससे जो लोकसभा जो मतलब जो है उसको अपने टर्म को 1 ईयर एट अ टाइम ही बस बढ़ा सकता है। ठीक है, तो लेकिन इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 ईयर्स के बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, एज सुन एज इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, यही सेम 6 मंथ्स के अंडर अंडर री इलेक्शन करवाकर नए लोकसभा का भी गठन करना पड़ेगा, खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद जितने भी लॉज बनाए गए थे इमरजेंसी में वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। और एक चीज, इमरजेंसी के दौरान जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है प्रेसिडेंट अपने मर्जी से जो है कोई भी कानून बना सकता है, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का, ये आर्टिकल 123 में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। अब डैश मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी if the Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation। ठीक है, मतलब कि इनमें से किनको इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को हटाना होगा, उसको रिवोक करने का मतलब होता है हटाना, इन्वोक मतलब होता है लागू करना। तो रिवोक करना होगा यानी कि हटाना होगा जैसे ही लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर देता है। लिखा नहीं है सिंपल मेजोरिटी, बट ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो जैसे ही लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से ये पास कर दिया ये बात कि अब आप जो है ना नेशनल इमरजेंसी का जरूरत खत्म हो गया है, अब आप इमरजेंसी को हटा सकते हो, वापस ले सकते हो, तो इनमें से कौन जो है किसके द्वारा इमरजेंसी को हटाया जाएगा। ठीक है, कोशिश करें आंसर करने का।
तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट लगाते हैं वैसे प्रेसिडेंट ही हटाते हैं। अब पहले हटाने का पावर प्रेसिडेंट के पास जो है ना था कि वो अपनी मर्जी से जब भी चाहे वो हटा सकते हैं, लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट तभी हटाएगा अगर लोकसभा के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये पास किया जाए इस रेजोल्यूशन को कि अब हमको नेशनल इमरजेंसी हटाना चाहिए। अगर ये पास हो जाता है विथ मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ द लोकसभा, तो उस केस में प्रेसिडेंट को जो है इमरजेंसी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। The resolution for disapproving of continuation of national emergency needs to be approved by a simple majority। अच्छा, इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो था ना वो ये था कि जो भी रेजोल्यूशन हटाने को लेकर था उसे किस मेजोरिटी के साथ पास करना होता। तो इसमें डैश यहाँ पर था, इसका आंसर होता सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, यानी कि ए, इसे सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करना होता है बाय लोकसभा, और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट द्वारा उस इमरजेंसी को हटा दिया जाता है। लगाया कैसे जाता है एक बार रिवाइज करते हैं। इमरजेंसी को हटाने का तो हमने देख लिया, लगाया कैसे जाता है 352 को, नेशनल इमरजेंसी को। तो सबसे पहले जो है ना, ये जैसे ही प्रोक्लेमेशन आता है वैसे ही इस प्रोक्लेमेशन के, इस प्रस्तावना के आते आते, इस रेजोल्यूशन के आते आते, प्रपोज होते होते विद इन 1 मंथ, जो पहले 2 महीना था, विद इन 1 मंथ लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा इसे पास होना पड़ता है थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि थ्रू 2/3 और मोर वोट्स। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं, अगर लोकसभा नहीं होता है तो राज्यसभा को पास करना होता है 1 महीना के अंदर, एंड लोकसभा जैसे ही सीट पे आता है फिर लोकसभा को भी 1 महीने के अंदर यही सेम मेजोरिटी से इसको पास करना होता है। अगर हो जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। ठीक है, अब अगर इसको हटाना होता है तो उस केस में क्या किया जाता है कि हटाने के लिए लोकसभा के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के द्वारा इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है कि अब हम नेशनल इमरजेंसी को बंद कर रहे हैं, और अगर ऐसा पास हो जाता है थ्रू सिंपल मेजोरिटी बाय द लोकसभा, तो फिर प्रेसिडेंट द्वारा नेशनल इमरजेंसी को बंद कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पहले जो है प्रेसिडेंट के ओपिनियन पे ही सब मैटर करता था। ठीक है, कि अगर उनको लगाना है तो लगाएंगे, हटाना है तो हटाएंगे, लेकिन अब जो है आफ्टर 44th अमेंडमेंट जो है इस चीज़ को टफ करने के लिए लगाते टाइम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का ही स्पेशल मेजोरिटी एंड हटाते टाइम लोकसभा का सिंपल मेजोरिटी का प्रोविजन ऐड किया गया है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपने मर्जी से जब चाहे तब इमरजेंसी के पावर्स का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, वैसे ही जो 38th अमेंडमेंट 1975 के थ्रू कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू के परे है इमरजेंसी प्रोविजंस, 44th अमेंडमेंट में उसको भी बदल दिया और ये कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू तब भी अप्लाई होता है जब इमरजेंसी लगे, और प्रूव करना होता है सरकार को कि आप इमरजेंसी सही ग्राउंड्स पे लगाए हो। ठीक है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मिनर्वा मिल्स केस में भी इसी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट होल्ड किया। ठीक है, मतलब स्टैंड किया। आगे बढ़ते हैं। 11 स्टेट इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश। तो हमने नेशनल इमरजेंसी देख लिया, अब हम आ जाते हैं स्टेट इमरजेंसी में। तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, कोशिश करें आंसर करने का। ओके, सो उम्मीद है आपने इसका आंसर किया होगा। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, इसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इसे तीनों ही कहा जाता है। इसे आर्टिकल 356 के थ्रू लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है, जब जो गवर्नमेंट हो जाता, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिकली काम करे, या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी खत्म हो जाए स्टेट में। ठीक है,
जब संवैधानिक के नाम से कुछ भी स्टेट में ना चल रहा हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाए स्टेट में, संविधान का अकॉर्डिंगली जो है ना स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट को गवर्न नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा है, इस केस में जो है मतलब गवर्नर जो है वो प्रपोज करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप हमारे स्टेट में जो है लगा दें स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल, एंड देन तब प्रेसिडेंट जो है 356 को अप्लाई करके स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल उस स्टेट में लगा देते हैं जिस स्टेट के गवर्नर के द्वारा इस चीज़ का मांग आया था। इस केस में प्रेसिडेंट रूल करते हैं थ्रू द गवर्नर, बट वो गवर्नर होता है जो सारा एक्सटेंसिव पावर जो है इंजॉय करता है, बिकॉज प्रेसिडेंट थोड़ी उस स्टेट में जाके रूल करेंगे, उनका तो देश को भी संभालना है, तो उनके जगह में जो है ना गवर्नर रूल करता है, ठीक है, उनका एजेंट बनकर, एंड यही है, बट एक्चुअली में वो रूल होता है प्रेसिडेंट का, इसे कहा जाता है प्रेसिडेंट्स रूल। इसे जो है आर्टिकल 365 के थ्रू भी जो है लगाया जा सकता है, जब स्टेट फेल्स टू कंप्लाई by the directions of the center। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर जो है कोई ऑर्डर देता है या कुछ कहता है स्टेट को, एंड स्टेट उसको फॉलो ना करे, उसका जो है उसको अमान्य करे या उसको उल्लंघन करे, तो इस केस में भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है थ्रू आर्टिकल 365। ठीक है, इस केस में अगर ऐसा होता है तो ये कहा गया है कि अगर मतलब 365 में ये कहा गया कि अगर इस टाइप का सिचुएशन आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कार्रवाई करेगा वो 356 के अकॉर्डिंगली करेगा, विच मीन्स स्टेट इमरजेंसी के थ्रू करेगा। अब ये स्टेट इमरजेंसी में होता क्या है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, इसमें होता क्या है? तो इसमें होता यह है कि जैसे हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी में कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वो सेंटर एंड पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे, इसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है या तो सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने का मतलब क्या है? किसी गवर्नमेंट को अगर सस्पेंड कर दिया गया मतलब अब वो गवर्नमेंट सीट पे नहीं है, अब गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगा, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा जब तक इमरजेंसी चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जैसे ही मतलब इमरजेंसी खत्म हो जाता है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी खत्म हो जाता है, प्रेसिडेंट्स रूल खत्म हो जाता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो पुराना स्टेट गवर्नमेंट था वो वापस से अपने सीट पे आ जाएगा और फिर वो अपना काम करेगा। इसको कहते हैं सस्पेंड करना। डिसॉल्व करने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया गया, वो काम भी नहीं करेगा, लेकिन अब जब इमरजेंसी खत्म होगा ना तो अब वो गवर्नमेंट नहीं आएगा, अब एक नया गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से उस गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया, उसे बीच में कुछ दिन का ब्रेक नहीं दिया गया था, उसे सस्पेंड नहीं किया गया था, उसको गवर्नमेंट के रोल से ही हटा दिया गया। अब जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगा वैसे ही नया गवर्नमेंट बनेगा, इसको बोलते हैं डिसॉल्व करना। तो किसी केसेस में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकता है, या फिर मोस्टली जो है सस्पेंड किया, सिर्फ सस्पेंड ही किया जाता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए जब तक इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल रहता है तब तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है ना बैठा दिया जाता है, घर में बैठा दिया जाता है कि अब आप कोई काम नहीं करिएगा। उस टाइम पे देश का जो गवर्नेंस होता है स्टेट का वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट द्वारा ही इंजॉय किया जाता है, उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। वहाँ नेशनल इमरजेंसी में कम से कम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली काम तो करता था, यहाँ पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रहता ही नहीं है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है ड्यूरिंग गवर्निंग द स्टेट, और इसी वजह से जो है एक तरीके से, या फिर वो सेंटर के ऑर्डर्स को अमान्य किया, इसी वजह से जो है स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है एंड सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करता है उस स्टेट में। ठीक है, एक्चुअली गवर्नर करते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी पूरा सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर डिसॉल्व कर दिया गया, नहीं, सस्पेंड कर दिया जाता है, और जैसे ही वो इमरजेंसी खत्म होता है एंड सरकार वापस आता है तो वही सेम सरकार, सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपना काम कंटिन्यू करेगा उस पॉइंट से। लेकिन अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उस केस में फिर नया सरकार बनेगा इमरजेंसी खत्म होते होते। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 356, ये है आर्टिकल 365। इन शॉर्ट ये है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल। अभी हाल ही में जब मणिपुर में जब सरकार ने रिजाइन कर दिया, सरकार गिर गया मणिपुर का, तो बिकॉज वहाँ कोई सरकार नहीं था तो वहाँ प्रेसिडेंट को फटाफट क्या लगाना पड़ा, स्टेट इमरजेंसी 356 यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल। तो अब बिकॉज वहाँ सरकार गिर चुका है, कोई सरकार नहीं है, 6 महीने के अंदर अंदर वापस से री इलेक्शन करके सरकार बनाया जाएगा, लेकिन तब तक किया तब तो पूरा जो है ना अराजकता फैल जाएगा ना, केओस फैल जाएगा। तो तब इसीलिए पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया और अभी वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया है। विद इन 6 मंथ्स वहाँ री इलेक्शंस हो जाएंगे, नया गवर्नमेंट आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा वैसे ही फिर स्टेट इमरजेंसी भी मणिपुर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट वो हुआ है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी
कैन बी इम्पोज्ड व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर द रिपोर्ट्स ऑफ डैश। ठीक है, स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो वो कब लगाया जाता है, किसके रिपोर्ट्स को पढ़ के या उसकी किसके रिपोर्ट्स से सेटिस्फाइड होकर प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें आंसर करने का। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कुछ देर पहले इसका आंसर आपको बताया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज डी, विच इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट मांग करता है प्रेसिडेंट से कि आप हमारे स्टेट में कि हमारे स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, तो फिर इस केस में स्टेट जो गवर्नर होता है उस स्टेट के, जो कि एक्ट करता है एज द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट से मांग कर सकते हैं कि आप जो है इस हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दें। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि गवर्नर मांग करे तो भी प्रेसिडेंट लगा सकता है, लेकिन अगर गवर्नर नहीं भी मांग करता है, अब प्रेसिडेंट को लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट का वो फेल हो चुका है, तो ऐसे केस में भी जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि इसलिए यहाँ पर ये ईदर वर्ड यूज किया हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट खुद से भी लगा सकते हैं और ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर भी लगा सकते हैं या फिर खुद के मर्जी से भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा बात आ जाता है कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो अभी तक हमारे देश में कितने बार लगा है। तो अभी तक हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में जो है ना, एक अलग अलग जगहों में 125 बार प्लस लग चुका है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में लग चुका है, एक ना एक बार ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में लग चुका है। ठीक है, ये जो 356 है ना आर्टिकल, यानी कि स्टेट्स इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल, इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक डेड लेटर बन के रह जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 356 है ये एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा, यानी कि ये बस पड़ा रहेगा संविधान में, कभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी पावर को मिसयूज किया गया है, ठीक है, तो वो यही है। पूरे संविधान में सबसे ज्यादा मिसयूज्ड प्रोविजन अगर कोई है ना, तो वो यही है आर्टिकल 356। ठीक है, और उसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये कभी इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था कि ये जो है एक डेड लेटर बन के हमेशा जो है ना पढ़ा का पढ़ा रहेगा, कभी इस्तेमाल नहीं होगा। एक डेड लेटर यानी कि एक मृत चिट्ठी बन के रह जाएगा। ठीक है, विडम्बना यह है कि आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अभी तक 356 जो है ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बार मिसयूज हुआ है, बल्कि ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में अभी तक जो है ना मिसयूज हो चुका है ये, साथ साथ 125 बार से ऊपर मिसयूज हो चुका है। ठीक है,
तो इसको जगह लगाना होता है तो गवर्नर जो होते हैं उनका रिपोर्ट चाहिए होता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट्स लगाते हैं, या किसी केसेस में बिना उनके रिपोर्ट के भी प्रेसिडेंट लगा सकता है। ठीक है, 356 एंड 365 में देखने को मिलता है, बस क्राइटेरियाज अलग अलग है दोनों हमारे आर्टिकल्स में। अब अगर हम बात करें इसको लगाया कैसे जाता है, तो इसको लगाने के लिए दोनों ही हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों के द्वारा इसको पास करना पड़ता है। अब पहले इसको पास करना कंपलसरी नहीं था दोनों हाउसेस के द्वारा, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको भी मुश्किल बनाया गया, जस्ट लाइक नेशनल इमरजेंसी। एंड इसको भी पास करना मुश्किल बनाने के लिए क्या किया गया ना, कि दोनों ही हाउसेस द्वारा इसको पास करना पड़ेगा थ्रू सिंपल मेजोरिटी, यानी कि आधा से अधिक वोट के साथ। ठीक है, जहां नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, वैसे ही स्टेट्स इमरजेंसी को सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं उस स्टेट में। अब कितने टाइम में पास करना होता है ना, 2 महीने के अंदर अंदर पास करना पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 महीना के अंदर पास करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर पास करना पड़ता है। अगर लोकसभा सीट पे नहीं है तो राज्यसभा इसको 2 महीने के अंदर पास करते हैं, और जैसे ही लोकसभा सीट पे आते हैं तो लोकसभा को 1 महीने के अंदर पास करना पड़ता है, तब जाके ये पास होता है। इसको अगर हटाना होता है 356 को, तो उस केस में बहुत सिंपल है, प्रेसिडेंट इसको अपने मर्जी से जो है अपने सेटिस्फेक्शन से हटा सकता है। उस दौरान उसको पार्लियामेंट द्वारा कोई भी हेल्प, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत नहीं पड़ता, लोकसभा राज्यसभा किसी का भी उसको जरूरत नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कभी भी अपने मर्जी से किसी भी स्टेट से जो प्रेसिडेंट रूल है उसको हटा सकता है। अब ये जो है मैक्सिमम 3 साल के लिए ही चल सकता है, 3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता, और हर 6-6 महीना में इसको वापस से पास करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज प्रेसिडेंट्स रूल। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम टाइम फॉर विच द स्टेट इमरजेंसी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इज डैश एंड नॉट मोर देन दैट। जो मैक्सिमम टाइम, अभी जस्ट मैंने बताया कि स्टेट इमरजेंसी को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगाए रखा जा सकता है, जिसके बाद इसको हटा देना पड़ता है। सो दैट इज कितना न, जस्ट हमने बताया 3 ईयर्स। ठीक है, तो अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसको। जस्ट ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी द स्टेट्स लेजिस्लेचर कैन बी, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है, या दोनों ही नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया, बट आप वापस से जो है ना, आप कोशिश करें इसको आंसर करने का। ओके, सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले ही, दोनों ही किया जा सकता है, आइदर डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। तो इसका सही आंसर होगा सी। सस्पेंड करने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया ना, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको पूरी तरह से जो है मतलब एक तरीके से ब्रेक में डाल दिया। सिंपल कहा जाए तो सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया कि जब तक इमरजेंसी रहेगा तब तक अब स्टेट लेजिस्लेचर सीट पे नहीं रहेगा, वो सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट खुद करेगा। ठीक है, ऑर्डर भी नहीं जारी करेगा उनके लिए, वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, अपने जो भी सेल्फिश मोटिव से उसको लेकर जो है ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसका उल्लंघन किया स्टेट में। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाता है कि जब तक इमरजेंसी रहेगा तब तक आप नहीं रहेंगे। जैसे इमरजेंसी खत्म होता है, सिचुएशन कंट्रोल में आता है, वैसे ही वो अपने गवर्नेंस में वापस आ जाते हैं। लेजिस्लेचर, वही लेजिस्लेचर वापस से अपने सीट में बैठ जाता है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट को खत्म ही कर दिया, पूरा गवर्नमेंट चला गया, स्टेट गवर्नमेंट, पूरा स्टेट लेजिस्लेचर भंग हो गया, खत्म हो गया, और अब वो कभी नहीं आएंगे। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है वैसे ही जो 6 महीना के अंदर अंदर वापस से री इलेक्शन होंगे, एंड साथ ही साथ नया गवर्नमेंट, नया लेजिस्लेचर उसके बाद आएगा। तो दोनों ही किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सस्पेंड किया जाता है, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकता है अगर वो जरूरत महसूस करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली, प्रेसिडेंट जो है ना,
सभी चीज़ों को डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट का अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें, जो भी पावर्स प्रेसिडेंट के एक्सरसाइज किए जाएंगे स्टेट में, वो किसके द्वारा एक्सरसाइज किए जाएंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू द कंट्री। तो खुद तो आके तो काम नहीं कर सकता प्रेसिडेंट यहाँ पर किसी उस स्टेट में पर्टिकुलरली। तो भले ही रूल प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन उनके पावर्स को किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा स्टेट में, ये पूछा गया है। कोशिश करें आंसर करने का। ओके, बहुत आसान है इसका आंसर। ऑब्वियसली मैंने अभी भी बताया था, मैंने लास्ट क्लासेस में भी ये बताया था, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है, बिकॉज गवर्नर जो है ना सर्व्स एज द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। ठीक है, तो गवर्नर के थ्रू जो है, गवर्नर ही सबसे एक्सटेंसिव पावर जो है ना इंजॉय करते हैं, एंड वो पावर उनको प्रेसिडेंट देते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट वो वहाँ पर रूल करते हैं। ठीक है, तो इसका यही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाय द वे, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी, इन दोनों ही केस में लोगों का जो पावर है जुडिशियल हेल्प लेने का, वो एग्जिस्ट करता है। कोर्ट से हेल्प दोनों ही केस में ले सकते हैं। कोर्ट तक जाने का जो इनके पास जो पावर है, उसको जो है ना किसी भी तरीके से कोई भी क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है, चाहे कोई भी इमरजेंसी क्यों ना लगा हुआ रहे। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी इस केस में भी हमें देखने को मिलता है कि अगर स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है तो भी जो है कोर्ट जो है वो ये बोल सकता है, ये पूछ सकता है कि इमरजेंसी जो आप लगाए हो ये सही लगाए हो कि नहीं लगाए हो। जुडिशियल रिव्यू जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इस केस में भी प्रेसिडेंट्स रूल में भी एग्जिस्ट करता है। The constitutional position, status, powers and functions of the concerned dash remains the same even during the president's rule। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान किसका पावर इंटैक्ट रहता है, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल में स्टेट में कई सारे ऐसे बॉडीज है जिनको सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ उन चीज़ों जो डिसॉल्व होते हैं उसमें नहीं आता। वो कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पे भी जो है वो अपना वही सेम पावर इंजॉय करता है। ऐसा कौन सा बॉडी है?
ओके, सो इसका सही आंसर होगा हाई कोर्ट्स। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तो खत्म कर दिया जाता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो जाएगा तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म हो जाएगा, तो उनके जो हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, उनके भी पावर्स को खत्म कर दिया जाता है। लौता बॉडी जिनका पावर इंटैक्ट रहता है, चौथा बॉडी जो अपने वही सेम पावर्स को एंजॉय करते हैं, वो हाई कोर्ट है। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी रहे, कोर्ट तक पहुंचने का जो इंसान का अधिकार है उसको हैम्पर नहीं किया जाता। हाई कोर्ट तब भी एग्जिस्ट करेंगे, और सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे बल्कि इमरजेंसी सही ग्राउंड्स में लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं उसको जज भी कर सकते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, कि जो इमरजेंसी लगाया गया है उसको क्वेश्चन भी कर सकता है अंडर जुडिशियल रिव्यू। और एसआर बोम्मई केस में अगर जब हम लोग देखते हैं तो 356 जो है प्रेसिडेंट्स रूल, उसके आधार पे जो एसआर बोम्मई केस है उसमें ये साफ कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट्स रूल होते हैं यानी कि स्टेट इमरजेंसी, वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के ही अंडर आता है। ठीक है, तो हमारे देश का जुडिशरी किसी भी इमरजेंसी में अपना पावर लूज नहीं करता। ठीक है, उल्टा का देखा जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो इमरजेंसी पे जो है ना भारी पड़ सकता है, और उसको जज कर सकता है थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके आधार पे आराम से जो है जुडिशियरी जो है वो जज कर सकता है कि इमरजेंसी को सही ग्राउंड्स पे लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। बट इन रिटर्न हमारे उस इमरजेंसी का कोई भी पावर जुडिशियरी पे नहीं चलता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स जो है ना अपना वही स्टेटस, अपना वही पावर्स जो है ना इमरजेंसी के दौरान भी होल्ड करके रखते हैं जो पहले करते थे। एंड आम इंसान भी हाई कोर्ट्स के पास इमरजेंसी के टाइम पे भी हेल्प मांगने के लिए जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डैश हैड होप्ड that the drastic power under Article 356 would remain a dead letter and would be used only as a measure of the last resort। मैंने अभी भी जस्ट इसके बारे में कुछ बताया था आपको, अब उसके आधार पे आंसर कर सकते हो। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब 356 को ऐड किया था ना, अब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 356 जैसा आर्टिकल नहीं दिखता है, प्रेसिडेंट्स रूल जैसा आर्टिकल नहीं दिखता है, क्योंकि इस टाइप के आर्टिकल्स को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। एंड वो क्यों कहा जाता है वो हमने मल्टीपल टाइम्स जो है अभी तक आज़ादी के बाद 125 बार से ज़्यादा बार देख लिया है। ठीक है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट द्वारा सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है पब्लिक पे अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को एसर्ट करने का और अपने पावर्स को मिसयूज़ करने का। ठीक है, जो कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी में मतलब नहीं होने देना चाहिए। तो आर्टिकल जो 356 है इसको कहा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि ये हमारे संविधान में हमेशा एक मृत चिट्ठी यानी के रूप में रह जाएगा, यानी कि कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ही एक डेड लेटर के रूप में रह जाएगा और वो कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि एच.वी. कामत ने कहा था, जब इतने बार 356 का गलत इस्तेमाल हुआ, ठीक है, सरकारों द्वारा इसका मिसयूज़ किया गया, ठीक है, तो और जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हर्ट किया गया, तो एच.वी. कामत जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये हमेशा एक डेड लेटर बन के रह जाएगा, लेकिन ज़रा आज देखो कि हु इज़ डेड एंड हु इज़ वेरी मच अलाइव। मतलब कि वो ये कहना चाहते थे कि आज जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने कहा था कि हमेशा ये हमारे संविधान में मृत होकर रह जाएगा, आज देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वहीं पर जो 356 जिनको वो मृत रहने का दावा किए थे वो आज बहुत ज़्यादा अलाइव है और जिंदा से भी ज़्यादा है और बार बार प्रयोग भी हो रहा है। उल्टा इसको मृत कहने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज हमारे बीच नहीं है। सो उन्होंने यही कहा था कि सीम्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज डेड बट आर्टिकल 356 इज़ वेरी मच अलाइव। तो ये क्रिटिसाइज करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इस क्लेम को, डेड लेटर वाले क्लेम को क्रिटिसाइज करते हुए जो है एच.वी. कामत ने कहा था। तो ये जो आंसर होगा कि एक डेड लेटर बन के रह जाएगा और कभी भी जो है ना इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ एक लास्ट रिसोर्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको रैंडमली कई बार जो है ना मिसयूज किया गया है। ठीक है, तो ये कहा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इस क्लेम के ऊपर जो कहा गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज डेड एंड 356 इज वेरी मच अलाइव, तो ये कहा गया था एच.वी. कामत के द्वारा। तो अगर ये पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। वंस अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया कंटिन्यूज। अब होता क्या, जैसे कि हमने देखा कि हमने दो इमरजेंसीज देख लिए, हमने प्रेसिडेंट्स रूल भी देख लिया, हमने नेशनल इमरजेंसी भी देख लिया। अब आते हैं तीसरे इमरजेंसी आर्टिकल 360 की ओर, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब सवाल आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। हालांकि आज तक जहां नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है 62, 71 एंड 75 में, एंड स्टेट इमरजेंसी तो ऑलमोस्ट हर ही स्टेट में लग चुका है और 125 बार से ज़्यादा लग चुका है 1950 के बाद आज तक। ठीक है, 1925 बार से ज़्यादा, मतलब 125 बार से ज़्यादा बार लग चुका है। लेकिन इसके विपरीत फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा। ये प्रोविजन अभी तक हमारे संविधान में है लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, आज तक कभी लगा नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक खास बात है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया जाता है तो ये कितने टाइम तक रह सकता है मैक्सिमम। जैसे कि स्टेट्स इमरजेंसी जो है ना, प्रेसिडेंट्स रूल, वो 3 साल तक रह सकता है। नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड टाइम के लिए रह सकता है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी और वो प्रेसिडेंट द्वारा लगा भी दिया गया तो वो मैक्सिमम कितने टाइम तक जा सकता है। ठीक है, जिसके आगे वो नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक वो रह सकता है। ओके, तो ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं कहा गया है कि मैक्सिमम इतने ही टाइम के लिए रह सकता है। मतलब कि जहां हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड टाइम के लिए रह सकता है, वैसे ही ये भी अनलिमिटेड टाइम के लिए रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा इनडेफिनेटली। एक बार लग गया तो मैक्सिमम कितने भी टाइम के लिए रह सकता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो ये हमें आर्टिकल ये हमें आर्टिकल 360 में देखने को मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसे भी प्रेसिडेंट द्वारा ही लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को जब लगाया जाता है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट, बेसिकली क्या होता था, इसमें भी प्रेसिडेंट अपने मर्जी से पहले जब मन तब लगा सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू बदलाव किया गया और अब सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। ठीक है, बाय बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस द्वारा आधा से अधिक यानी कि सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास करना होता है, तभी प्रेसिडेंट लगा सकता है। ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था। ठीक है, बट अगर एक बार लग जाता है तो ये अनिश्चित काल तक लगे रह सकता है। अब अगर सिंपल सा अगर बात किया जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर अंदर पास करना पड़ता है। ठीक है, एक बार अगर इसका प्रावधान जारी कर दिया जाता है या इसका प्रपोजल दे दिया जाता है तो प्रपोजल के देने के बाद 2 महीना के अंदर अंदर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को दोनों ही हाउसेस द्वारा पास करना पड़ता है बाय द पार्लियामेंट थ्रू सिंपल मेजोरिटी। अगर लोकसभा सीट में नहीं है तो राज्यसभा 2 महीना में करेगा, लेकिन लोकसभा जैसे ही सीट पे आ जाएगा वो आते ही 1 महीना के अंदर अंदर इसको पास करेगा। ठीक है, तो और एक बार वो पास हो जाता है तो वो इनडेफिनेटली बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है। ये इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब हमारे देश का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी कि हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है वो खतरे में हो, डामाडोल हो चुका हो,
ठीक है, उस केस में किया जा सकता है। और इस केस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए, जितने भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या वेल्थ हो गया, या फिर जो भी सैलरीज दिए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों को, उनके अलाउंसेस होते हैं, इमोलूमेंट्स होते हैं, इन सब को जो है ना काटा जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज आर्टिकल 360 हैज बीन इम्पोज इन इंडिया? तो अभी तक 0 टाइम्स। आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, तो इसका आंसर होगा 0 टाइम्स। मैंने अभी भी जस्ट बताया। लास्ट क्वेश्चन, डैश इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? इसमें से जुडिशियल रिव्यू से कौन इम्यून है? किस पे जुडिशियल रिव्यू काम नहीं करता है? ठीक है, इसको आप कोशिश करें आंसर करने का। तो ये क्वेश्चन गलत है या इस क्वेश्चन के आंसर्स ऑप्शंस गलत हैं? इसमें एक्चुअली ये जितने भी हमें ऑप्शंस देखने को मिलता है ना, ये कोई भी जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। जुडिशियल रिव्यू से कोई चीज़ इम्यून हो ही नहीं सकता। जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसका होना अनिवार्य है, उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी मेडल्ड विद, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू उसी का हिस्सा है, तो कुछ भी हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू के परे नहीं हो सकता, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। सो नो इमरजेंसी इज एवर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सारे जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही आते हैं। ठीक है, हालांकि जो हमारा आर्टिकल 38th अमेंडमेंट जो है 1975 में, उसमें कहा गया था कि जितने भी इमरजेंसीज है, चाहे वो प्रेसिडेंट्स रूल हो जाए, नेशनल इमरजेंसी हो जाए या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, ये जुडिशियल रिव्यू के परे हैं, जुडिशियल रिव्यू इस पे काम नहीं करता। लेकिन इसको जो है कैंसिल कर दिया जाता है थ्रू 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 1978। और ये कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते और वो हमेशा रहेगा। ठीक है, वो हमेशा अप्लाई करेगा एंड वो 3 हमारा 52 पे भी अप्लाई करता है, 356 पे भी अप्लाई करता है, 365 पे भी अप्लाई करता है, 360 पे भी अप्लाई करता है, सभी पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई करता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना किसी भी एंगल से सही है ही नहीं। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसको लगाया कैसे जाता है। ठीक है, तो एक बार अगर फाइनेंशियल जो हमारा इमरजेंसी हो जाता है, इसके बारे में एक चीज़ डिस्कस करना रह गया तो वो भी कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया कैसे जाता है, बट लगाने के बाद ये मतलब कितने भी टाइम तक रह सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, वो इनडेफिनेटली कितने भी टाइम तक, अनलिमिटेड टाइम तक रह सकता है। हालांकि जब ये अनलिमिटेड टाइम के लिए रह रहा है, लेकिन अनलाइक नेशनल इमरजेंसी एंड अनलाइक प्रेसिडेंट्स रूल, इसे हर 6-6 महीना में रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ता। बार बार जैसे कि हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी को और साथ साथ प्रेसिडेंट्स रूल दोनों को ही हर 6 महीना में जो है पार्लियामेंट द्वारा वापस से पास करना पड़ता है, तब भी वो कंटिन्यू करता है। इस केस में पार्लियामेंट द्वारा बार बार पास करना जरूरी नहीं है। एक बार लग गया, दोनों हाउसेज ने 2 महीना के अंदर अंदर जो है सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया, तो जब तक देश का वित्तीय जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं आता, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहेगा।
अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा रहेगा और हर 6-6 महीना में उसको पार्लियामेंट द्वारा पास भी नहीं करना है। जो हमने नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट्स रूल में देखा है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, 6 महीना में पास करने वाला प्रोविजन, ठीक है। और अब इसको अगर हटाना होता है तो कैसे हटाया जाता है, तो प्रेसिडेंट अपने मर्जी से जब चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटा सकता है। उसमें उसको लोकसभा या किसी भी हाउस से कोई भी परमिशन का जरूरत नहीं पड़ता, किसी भी सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी से हटाने के प्रोविजन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। कि लोकसभा राज्यसभा को उनको कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाते टाइम। अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उनको जब सही लगे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटा सकते हैं। लगाते टाइम बस दोनों हाउसेस को जरूरत है विथ सिंपल मेजोरिटी। हटाते टाइम कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए होता, किसी हाउस का नहीं जरूरत होता है। प्रेसिडेंट जब चाहे अपने हिसाब से हटा सकते हैं। बाकी जहां तक बात रहा हमारे जुडिशियल रिव्यू का, तो चाहे वो हमारा 356 हो, 360 हो, 365 हो, ये सारे जो है या फिर 362 हो, ये सारे ही जुडिशियल रिव्यू के ही अंडर में आते हैं। जुडिशियल रिव्यू के परे कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस एग्जैक्टली, ये पहला चीज़ ये 352 होना चाहिए, बिकॉज 362 को तो कब का हटा दिया गया है, 26 अमेंडमेंट के थ्रू ही 362 को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, 26 अमेंडमेंट के थ्रू ही, ठीक है। तो वो 352 होगा ऑप्शंस में, हालांकि वो भी जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता, ठीक है। दैट वही सोच रहे थे कि 362 तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको तो हटा दिया गया है, तो वो ऑप्शन में क्या कर रहा है। हालांकि वो भी अगर होता तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही आता, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और उससे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा प्रोविजन हो ही नहीं सकता जो उसके परे आए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग हार्म नहीं कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो हमारा यहाँ हमने 20 क्वेश्चंस देख लिया, हमने इमरजेंसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन से भी डील किया और साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशंस भी गेन करने की कोशिश किए, कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। कई सारी चीज़ें हमने समझे, अलग अलग टॉपिक्स में हमने अपना कमांड बनाने का भी कोशिश किया। एंड जितने भी इमरजेंसीज हैं, जो 3 मेजर इमरजेंसीज हैं, उनसे रिलेटेड, उनको लगाने से शुरू करके उनको कैसे हटाया जाता है, वहाँ तक किसने लगाया था, कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से अमेंडमेंट्स के थ्रू लाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हमने सभी इमरजेंसीज के बारे में देखा। चीज़ें सिमिलर है लेकिन हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे डिफरेंस है, तो इस वजह से थोड़े से कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। आप इस सेशन को बार बार रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखो, ठीक है। एक ही पेपर में कॉलम्स बनाकर जो है ना आप डिफरेंसेस को जो है नोट कर सकते हो, 352, 356, 360, बिकॉज 365 तो 356 ही है, ठीक है। तो ये 3 कॉलम्स बना के आप चीज़ों को नोट करो, ठीक है। डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस को जो है ना कॉलम वाइज उसको नोट करो, तो धीरे धीरे जो है ना आपके माइंड मैप्स भी बनते रहेंगे और आपके जो कंसेप्ट वो भी स्ट्रांग होते रहेंगे, और जो ये माइन्यूट डिफरेंसेस है ये आपको कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें हमारे आगे के पॉलिटिकल सेशंस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोस में, आगे के सेशंस में, ठीक है। चाहे लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जैसे भी आप देखो, मिलते हैं हमारे आगे के सेशंस में। तो तब तक के लिए जो है टेक केयर, थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।